आज हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 2 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। एजेंटिक एआई के अंदर एजेंट बनाने के लिए कौन-कौन से कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या है भैया कि इंटेलिजेंट एजेंट होता क्या है? पहले इसको जान लो, ठीक है? तो इंटेलिजेंट एजेंट इज ए प्रोग्राम दैट perceive its environment, reason through possibilities, and choose the best action and executes that action. ओके, सो इन 4 स्टेप्स में हमारे एजेंट का फॉर्मेशन होता है। ओके, किस किस तरीके से? पहला, इट टेक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, आफ्टर दैट it finds some region through possibilities, and after that it choose the best action, and after choosing the best action it execute that action, and all these 4 steps work in cycle like see, think and act. Okay, so इस इमेज के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंट की साइकिल क्या होती है। तो सबसे पहला क्या था? परसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, कोई नई नई जगह होती है, किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी का एनवायरनमेंट देखते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा इंटेलिजेंट एजेंट होता है, वह भी एनवायरनमेंट से कुछ सीखने की कोशिश करता है। जैसे आस-पास के लोग होंगे, जैसा माहौल होगा, उस तरीके से वह एनवायरनमेंट को देखकर वह काम करना शुरू करेगा। ओके, तो होता क्या है इसमें? द एजेंट गैदर्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ओके, आस-पास के लोग कैसे हैं, आस-पास का माहौल कैसा है, उस माहौल को देखते हुए हमारा एजेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। इन्फॉर्मेशन को वह इकट्ठा करता है कि ताकि वह एनवायरनमेंट से सीख करके उसको अप्लाई कर सके, ठीक है? अब आता है रीजन थ्रू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? द एजेंट एनालाइज़ पोटेंशियल एक्शन एंड आउटकम्स, ठीक है? एजेंट एनालाइज़ करता है कि पोटेंशियल एक्शन क्या हो सकता है और उसका आउटकम क्या हो सकता है। इन बातों को हमारा एजेंट एनालाइज़ करता है, ठीक है? तो अब तीसरा क्या होता है? चूज़ बेस्ट एक्शन, ठीक है? अब एक बार उसने पॉसिबिलिटी को एनालाइज़ कर दिया, तो अब वो देखता है कि कौन-सा एक्शन करने से क्या उसके लिए बेस्ट स्टेप हो सकता है, ठीक है? ठीक है? तो एजेंट सेलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव एक्शन, ताकि जिसका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले और जल्दी से जल्दी जिसका रिजल्ट हो उसे मिल सके। उसके बाद इन सब चीज़ों को करने के बाद, जैसे एनवायरनमेंट सीखने के बाद, पॉसिबिलिटी देखने के बाद और बेस्ट एक्शन कब लेना चाहिए इसको देखने के बाद, हमारा एजेंट क्या करता है? अब एक्शन लेना शुरू करता है। द एजेंट परफॉर्म द चोजन एक्शन। तो इस तरीके से 4 ये कंपोनेंट हैं जिनका यूज़ करके हमारा एजेंट एक्शन लेता है। और एजेंट जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट है। ये क्या करेगा? ये हमारे काम को अ, अच्छे तरीके से करने के लिए इसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है। और जैसे चैट बोट हो गए, जैसे चैट जीपीटी हो गया या फिर गूगल का जेमिनी हो गया या कोपायलट हो गया, इनमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती। इनको जो हम लोग कहेंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे, वही उसी का हमें हमें रिप्लाई करेंगे। लेकिन जो एजेंट होता है, वह डिसीजन ले सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रैवल एजेंट को बना रहे हैं, ठीक है? ट्रैवल से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, तो उस एजेंट में होगा क्या? मान लीजिए आपने ट्रैवल से रिलेटेड एक एजेंट बनाया, ठीक है? अब इस एजेंट के भी कई सारे सब एजेंट होंगे, ठीक है? सब एजेंट होंगे, कौन-कौन से? मान लीजिए कि टाटा की फ्लाइट है तो विस्तारा होगा कोई, विस्तारा से ये कनेक्ट करेगा। फिर आप आपको कर सके क गो एयर से कर सकता है, ठीक है? गो एयर से कर सकता है, आकाशा से कर सकता है, इंडिगो से कर सकता है, ठीक है? आपने अपने एजेंट को बोला कि मुझे दिल्ली टू मुंबई जाना है और मुझे टिकट बुकिंग करके दो। तो अब आपका काम वहाँ खत्म हो गया, आपने एजेंट को बोल दिया। अब आपका एजेंट जो है ना, ये वाला एआई एजेंट हर एक वेंडर के पास जाएगा और जो भी बेस्ट अवेलेबल फेयर आपके आपके लिए होगा, ठीक है? वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा कि आपको एक्स वाई जेड जो भी फ्लाइट है, इसमें आपको इतने रुपए का टिकट पड़ेगा, ठीक है? एक्स वाई जेड अमाउंट का टिकट पड़ेगा। तो अब आप यहाँ से ट्रांज़ैक्शन करके अपना टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो जो आपका टाइम था, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करके तमाम फ्लाइट्स को सर्च करना, फेयर कंपैरिज़न करना, ठीक है? और ट्रैवल के लिए फॉर्म भरना, ठीक है? ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे मिनिमाइज़ हो गई। अब आपने अपने एजेंट को बोल दिया यहाँ पे, इस एजेंट को आपने बोला और आपके यहाँ पे फेयर से रिलेटेड सारी की सारी
जो भी कम से कम पैसे में और आपके बजट के हिसाब से बजट फ्रेंडली टिकट होगी, वो आपका एजेंट आपको बुक करके दे देगा। अब आते हैं भाई एनाटॉमी ऑफ एजेंट। तो पहला क्या था? परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है? हमारा एजेंट डेटा गैदर करता है। मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमें अगर अपने मॉडल को ट्रेन करना है तो सबसे पहले हमें डेटा की आवश्यकता होती है। ओके, डेटा की आवश्यकता होती है। और एक बात ध्यान रखना कि हमारा डेटा जितना ही क्लीन होगा, जितना ही प्रोसेस होगा, जितना ही रिफाइंड डेटा होगा, उतना ही अच्छा हमारा एजेंट जो है आउटकम प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कि चलो भाई डेटा गैदर कर लेते हैं। अब जब डेटा गैदर कर लिया तो दूसरा काम आता है भाई डेटा गैदर तो कर लिया, लेकिन उसको रखेंगे कहाँ पे? तो उसके लिए मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, पहले डेटा गैदर हुआ, फिर मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ। अब प्लानिंग हो रही है। ठीक है, प्लानिंग हो रही है कि कैसे कैसे प्लानिंग हम लोग करेंगे कि कौन सा डिसीजन हमें बेस्ट रहेगा, कौन सा डिसीजन सुटेबल रहेगा। अब ये प्लानिंग हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद एक्शन होता है, एग्जीक्यूट दोज डिसीजन। ओके, एग्जीक्यूट दोज डिसीजन। तो हमारे एआई एजेंट के अंदर 4 स्टेप्स आपको देखने के मिले। कौन कौन से? परसेप्शन, मेमोरी, प्लानिंग एंड एक्शन। और ये 4 स्टेप हमारे जीवन में भी होते हैं। जब भी हमें कोई नई चीज के बारे में हमें कुछ काम करना होता है या भविष्य की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है, मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, आपको कहीं घूमने जाना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डेटा गैदर करते हैं कि कौन-कौन सा बेस्ट कॉलेज है, नोएडा सिटी के अंदर कौन-कौन सा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, दिल्ली के अंदर, बैंगलोर के अंदर कौन-कौन सा बेस्ट कॉलेज है। अब उनकी एक लिस्ट बना करके आप अपने मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। फिर प्लानिंग करते हैं कि कौन से कॉलेज पे मुझे पहले जाना है और किस-किस तरीके से मुझे बैंगलोर जाना है, यहाँ डिसीजन हो गए। अब आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आप एडमिशन आप लेते हैं। तो इस तरीके से जो काम हम मनुष्यों के द्वारा स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, वही स्टेप हम लोग एजेंट्स के अंदर भी अप्लाई करते हैं और सेम वैसे ही करता है। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया ही क्यों गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम को आसान बनाने के लिए या हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ही बनाया गया, हमें हेल्प करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है? तो पहले जो एलएलएम था यानी कि चैट जीपीटी और ओपन एआई चैट जीपीटी हो गया और फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हो गया, परप्लेक्सिटी एआई हो गया। ये सब चैटबॉट हैं जिनसे कहेंगे एक्स कहेंगे तो ये हमें वाई रिजल्ट देंगे। ओके, कहेंगे x प्लस टू या 2 प्लस 2 करेंगे तो ये हमें 4 रिजल्ट देगा। ओके, लेकिन जो एजेंट होता है, एजेंटिक एआई के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, वह हमें कोई काम करके देता है, हमें को हमारे लिए डिसीजन लेता है, हमारे लिए जिम्मेदारी उठाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई एजेंटिक एआई इज टू मच इम्पोर्टेंट इन टूडेज सिनेरियो। ओके, नाउ व्हाट आर द कोर कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव इंटेलिजेंट एजेंट? ओके, कोर कंपोनेंट देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा परसेप्शन, इट विल गैदर द डेटा फ्रॉम एनवायरनमेंट, आफ्टर दैट मेमोरी, it stores and it type the information, and after that we will do some planning. In planning we'll decide the best action to be taken to execute the task. Okay, so perception plus memory plus planning plus action, these are 4 steps which can be combined together to build a effective intelligent AI agent. Now the next topic is what are types of agent? What are type of agent? Okay, so the first type of agent is simple reflex agent. It react to conditions. Okay, it react to condition. कंडीशन बेस्ड एजेंट होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। दूसरा होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। इट यूज मेमोरी टू इम्प्रूव द डिसीजन। ओके, मेमोरी का यूज करता है, पहले इससे कुछ काम करने के लिए कहा जाता है तो यह अपने मेमोरी में जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने डिसीजन को इम्प्रूव कर सकता है। तो दिस इज मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। थर्ड वन इज गोल बेस्ड एजेंट। इट प्लान टू रीच ईच गोल्स। ठीक है, ये गोल बेस्ड एजेंट होता है, कोई पर्टिकुलर गोल के लिए इसका यूज किया जाता है। और अब आता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। इट इवेल्युएट बेस्ट आउटकम एंड यूजिंग यूटिलिटी फंक्शन। ओके, तो ये हैं 4 टाइप के एआई एजेंट। ओके, ये मैंने आपको बताया, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट,
यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट एंड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब आता है डिसीजन मेकिंग एजेंट। तो ठीक है, डिसीजन मेकिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट मेक डिसीजन, कैसे किस तरीके से डिसीजन ले सकता है? डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के द्वारा। तो जो मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा होगा, जो डीप लर्निंग नहीं पढ़ा होगा, वो डिसीजन ट्री के बारे में उसको नहीं पता होगा। अगर कोई बस ये सोच के आ रहा है कि मैं एजेंटिक एआई ही पढ़ लूंगा और एजेंटिक एआई पढ़ करके मैं चैटबॉट बनाऊंगा, लेकिन चैटबॉट तो बना लोगे, लेकिन चैटबॉट बनाते बनाते कहीं कोडिंग में दिक्कत आ जाएगी, कहीं कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी आ जाएगी, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ओके, so is the decision tree. Decision tree is algorithm that comes under supervised learning, and supervised learning is type of machine learning in which we use label data. And what are other types of machine learning? Supervised learning, supervised, unsupervised, and reinforcement learning. ठीक है, and other parts of their these sections. Okay, so decision tree comes under supervised learning, and we often use decision tree in taking the decision according to whether should I go to play outside or not. That decision should be taken by decision tree. Okay, so decision tree जब बनाते हैं तो यहाँ पे भी आपको डेटा की आवश्यकता होती है, डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, मतलब मशीन लर्निंग के जो सारे के सारे स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे भी करना पड़ता है। ओके, सो डिसीजन मेकिंग एजेंट हमारा डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का यूज करता है, सर्च एल्गोरिथम का भी यूज कर सकता है, रूल बेस्ड सिस्टम का भी यूज कर सकता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का यूज कर सकता है, एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग का भी यूज कर सकता है। सो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये सभी एल्गोरिथम करते क्या क्या है। तो मैं आपको रिइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में बता देता हूँ। रिइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हमारा जो एजेंट होता है, हमारा एजेंट इन्वायरमेंट से सीखता है, वो किसी डेटा की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, वह इन्वायरमेंट से ही सीखता है कि उसके लिए क्या पेनाल्टी है और क्या रिवार्ड है। तो जो भी उसके लिए बेस्ट पाथ होता है उसको वह कलेक्ट करते हुए जाता है और उसी पाथ के आधार पर, उसी मेमोरी के आधार पर वह एक्शन लेता है। इसका यूज कहाँ-कहाँ पे होता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग का? जैसे ऑटोनॉमस कार में हो गया, ठीक है? सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर हो गया, रोबोटिक्स के अंदर हम लोग रिइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करते हैं, और एजेंटिक एआई के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ओके, सो जो एजेंटिक एआई जो ये सब नहीं पढ़ा होगा वो बस रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, डिसीजन ट्री क्या होता है उसको नहीं पता होगा। इसलिए कहते हैं कि आपको एजेंटिक एआई पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि डेटा के बिना, क्लासिफिकेशन के बिना, सुपरवाइज लर्निंग के बिना, अनसुपरवाइज लर्निंग के बिना, डीप लर्निंग के बिना कोई भी मशीन लर्निंग में काम आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो एआई को अगर देखा जाए तो एआई एआई के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम लोग अपने मॉडल को डेटा से ट्रेन करते हैं, जबकि डीप लर्निंग के अंदर हम लोग न्यूरॉन का यूज़ करते हैं। डीप लर्निंग के अंदर ये खासियत होती है कि हमारा मॉडल खुद ब खुद सीखता रहता है, उसके अंदर ऑटो लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है। ओके, ठीक है? तो ये डीप लर्निंग के अंदर जो हमारा मॉडल होता है उसमें हम लोग न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स हमारे माइंड को कॉपी करके बनाया गया है, जिसके अंदर लगभग 3 लेयर तो मिनिमम होती ही हैं, जैसे कि ये इनपुट लेयर हो गई, ये हिडन लेयर हो गई और ये आउटपुट लेयर हो गई। इस तरीके से सभी के सभी न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये आउटपुट होता है, ठीक है? ये इनपुट लेयर हो गई, ये इनपुट लेयर हो गई, ये आपका हिडन लेयर हो गई और ये आउटपुट लेयर हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपको डिसीजन लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इसमें बाइनरी क्लास का डिसीजन लिया जा रहा है कि आइदर agent can perform this action or not. Okay, either this is good or bad. Okay, so here binary classification, binary activation function will be used, and in hidden layer we use value activation function. Actually मैं थोड़ा सा बैक में भी चला जा रहा हूँ, थोड़ा सा डीप में भी चला जा रहा हूँ, ताकि मशीन लर्निंग सब डीप लर्निंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर किया जा सके साथ ही साथ। सो विच डिसीजन मेकिंग मेथड शुड बी यूज्ड? ओके, कौन कौन सा यूज? तो इन चारों का यूज कब कब किया जाता है? डिसीजन ट्री का यूज कब किया जाएगा? इफेक्टिव फॉर हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। रूल बेस्ड सिस्टम का यूज कब किया जाएगा? इट्स आइडियल फॉर सिनेरियो विथ क्लियर प्री डिफाइंड रूल्स। ओके, it's ideal for scenario with clear predefined rules. After that,
search algorithm. When we use search algorithm, it is suitable for finding optimal solution in complex spaces. Why we use search algorithm? Search algorithm are suitable for finding optimal solutions in complex spaces. And probabilistic method, what is probabilistic method? It is useful for handling uncertainty and making prediction. Okay, that's why we use probabilistic model. अब इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़िएगा अपने आप तो समझ में आएगा। अब तो ये सिंगल एजेंट सिस्टम था, अब आते हैं भाई मल्टी एजेंट सिस्टम के पास। ओके, सो व्हाट इज मल्टी एजेंट सिस्टम? मल्टीपल एजेंट सिस्टम कैन वर्क टुगेदर और complete to solve complex problem. Okay, they communicate, coordinate and sometimes negotiate. तो जब मैं आपको जब ट्रेवल एजेंट का एक इमेज बना के दिखा रहा था, एक ग्राफ बना के दिखा रहा था, तो ये ट्रेवल एजेंट और भी कई सारे एजेंट से जुड़ा होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने होटल बुकिंग का कोई एक एजेंट बनाया। ये होटल बुकिंग कई सारे वेंडर से मिलकर बना होगा, जैसे जिंजर हो गया, ठीक है, होटल ताज हो गया, ठीक है, और भी जो होटल्स हैं, वही लोकल्स जो होटल होंगे, वहाँ पे भी इसको ये उनसे कनेक्टेड रहेगा। और ये जो एजेंट्स हैं, इनके भी अलग-अलग इनकी कैपेबिलिटी होगी। जैसे मान लो ये होटल जिंजर है, तो यह किसी अपने काम के लिए किसी और वेंडर का यूज़ करता होगा। जैसे मान लीजिए कि लॉन्ड्री के लिए अलग यूज़ करता होगा, है ना? और किचन के लिए अलग यूज़ करता होगा, ओके? और मान लीजिए जो सैनिटेशन है, उसके लिए अलग वेंडर यूज़ करता होगा। तो हर एक वेंडर की अपनी अलग-अलग फ़ील्ड होती है, अलग-अलग इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है? इसके भी उसी तरीके से होंगे, इसके भी उसी तरीके से होंगे। तो आप देख रहे हैं, हमने बस यहाँ पे होटल बुकिंग वाले को कहा कि मुझे बैंगलोर में 3 रातें 4 दिन रहना है, तो मुझे एक होटल बुक करके दे दो। मैंने सिर्फ़ इसको एक प्रॉम्प्ट में ऐसे लिख दिया, ठीक है? अब ये जो एजेंट है करेगा क्या? ये एजेंट्स से कनेक्टेड और जो एजेंट होंगे, जैसे जिंजर, ताज और ये लोकल होटल्स वाले, ये अपने-अपने आपस में ये सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? आपस में ये सब कम्युनिकेट करेंगे और जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल होटल होगा, वो आपको बुक करके यहाँ पे दे देंगे। आप पेमेंट करेंगे और वहाँ पे आपकी बुकिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल एजेंट सिस्टम वेयर वी यूज़ मल्टीपल एजेंट्स एंड दोज़ एजेंट्स आल्सो कम्युनिकेट among each other for providing the best suitable result for our need. Okay, so multiple agent can work together or complete to solve complex problem. They communicate, coordinate and sometimes negotiate. So dynamics of the agent interaction, यहाँ पे देखिए cooperation यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कंपटीशन, ठीक है? तो ये अपने जो एजेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहते हैं कि ताकि हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ। So now we will see reactive versus deliberative agent. What is reactive agent and what is deliberative agent? So reactive agent respond instantly without planning. ओके, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत तेज रिएक्शन करता है, ये प्लान व्लान नहीं देखता है। यह आप जिस तरीके से उसको काम करने के लिए कहेंगे, तुरंत विदाउट प्लान या तुरंत एग्जीक्यूट करने लगेगा। और वहीं पे डेलिबरेटिव एजेंट रहेगा, वो पहले सोचेगा, काम करने से पहले ये सोचता है एंड सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? ये जो रिएक्टिव एजेंट होता है, ये नहीं सोचता है और डेलिबरेटिव एजेंट होता है, वह सोचता है। जिस तरीके से हमारे ह्यूमन्स के अंदर भी कुछ लोग ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ लोग सोच समझ के अपना काम करते हैं। नहीं कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो रिएक्टिव वाला जो होता है, यह सोचता समझता नहीं है, ये बिल्कुल कोई भी प्लानिंग नहीं करता है। ये आपको जैसा काम कह देंगे, उस तरीके से वह काम करने लगेगा। और डेलिबरेटिव एजेंट आप थोड़ा-सा अपने मेमोरी का यूज़ करता है, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करता है और सोचता है कि क्या या मेरे लिए करना उचित होगा या नहीं। जो काम उसके लिए अच्छा होता है, उसे करता है। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें डेलिबरेटिव एजेंट का यूज़ करना प्रेफ़र करना चाहिए। ओके, सो इन सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड this is instant response time, we are use reactive agent, and for complex problem solving and thoughtful planning process we use deliberative agents. Okay, अब कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो सीरी और एलेक्सा है, ये गोल बेस्ड हैं, ठीक है? इनसे हम लोग जो कहते हैं कि प्लीज कॉल दिस नंबर, ओके, प्लीज ओपन दिस वेबसाइट, व्हाट इज द न्यूज टुडे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, देन सीरी एंड एलेक्सा विल टेल यू एंड दे आर गोल बेस्ड। चैटबॉट,
Chatbot are reactive. Suppose you are creating a chatbot for AI learning, like Dr. AI Academy chatbot is already built. Chat with draiacademy.com. So this is link. The link of AI chatbot will be given in the description. डॉक्टर AI Academy का chatbot खुद है, उससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं और साथ ही साथ उसमें जो AI के अंदर जो जॉब्स आती हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन दी होती है। नाउ सेल्फ ड्राइविंग कार्स ये क्या है, कैसा एजेंट है? ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है। ओके, एंड स्टॉक ट्रेडिंग रिपोर्ट्स आ गए हैं। उसके बाद वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट तो आप लोगों को पता ही है। और इन सब के आने से हो क्या रहा है कि बहुत लोगों की जॉब जो है ले ऑफ हो रहा है, जॉब ले ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये एजेंट जब से यूज हो रहे हैं, इसी वजह से कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से बहुत से लोगों की जॉब जो है खतरे में चली जाएगी। तो सही में ये सही बात है। इसीलिए आपको क्या करना है, एआई और मशीन लर्निंग एजेंटिक एआई जो है वो सीखते रहना है। So goal-based agent is suitable for application requiring a specific objective like personal assistance. So we use goal-based agents, and we use reactive agent when it is ideal for immediate response and interactions such as chatbots. Okay, so we use here reactive agents in chatbots, and utility-based agent when we use these agents. So it is best for complex decision making based on utility and the self-driving car. सो आज हमने क्या-क्या देखा, इसको देख लेते हैं। एजेंट कैन थिंक, प्लान एंड एक्ट्स। ओके, सो ये पहली चीज़ है। दूसरा क्या है? टाइप रेंज फ्रॉम रिफ्लेक्स टू यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। नाउ थर्ड वन, मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन इन पावरफुल डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ओके, ये की कंपोनेंट। सो what type of agent should be designed? Okay, so reflex agent suitable for immediate simple task without planning. Multiple agent system best for collaborative tasks and they require coordination among each other. And decision making under uncertainty, it's necessary for scenario with unpredictable outcomes. And utility based agent is used for complex decision and considering multiple factors. Okay, so ये रहा मॉड्यूल 2 ऑफ द कोर्स एजेंटिक एआई मास्टरी। सबसे पहले हमें एजेंटिक एआई के कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमारा एजेंट काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, उसको समझना चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है, इसमें भी यूज़ हुआ है क्योंकि बिगिनिंग तो वहीं से हो रही है, डेटा गैदर हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, डिसीजन लिया जा रहा है, तब जाके कहीं एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है? तो ये हमारे एजेंटिक एआई के स्टेप्स होते हैं ऑफ टेकिंग द डिसीजन। तो ये रहा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन, आज के सेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।